अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों, का जबरदस्त कोड बोली गई है कि बी अ गेम चेंजर, द वर्ल्ड इज ऑलरेडी फुल ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर तो आप हो ही, खिलाड़ी तो आप हो ही, खिलाड़ी सभी है, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी, एक गेम चेंजर खिलाड़ी और एक ऑर्डिनरी खिलाड़ी में फर्क होता है। नाम और इतिहास उसी के बारे में बात करता है जिसने गेम को पलटा हो, और इसीलिए गेम चेंजर बनना ज़रूरी है। और गेम चेंजर वो बन सकता है जिसने कुछ हट के सोचा हो। और आप लोगों ने जब यहाँ पर कोशिश कर रहे हो आप एक टफेस्ट एग्ज़ाम को क्लियर करने की, तो बट ऑब्वियसली कि आपकी जो सोच है उसमें और आपके करेज में आप काफ़ी आगे हो उन तमाम लोगों से जो सिर्फ दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना जानते हैं। और इसीलिए यहाँ पर आप गेम चेंजर बनने की राह पर तो निकल चुके हो, बस आपको खुद पर फोकस रहना है, बस आपको खुद की जो प्रिपरेशन है उसमें स्मार्ट स्टडी लेकर आना है, प्रॉपर गाइडेंस लेना है और आप यहाँ पर गेम चेंजर ज़रूर बनोगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जहां पर हम न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। तो आज हम 6 जुलाई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर ये जो एरिया है, ये एरिया कौन सा है ये आपको बताना है। वो एक रिजर्व है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये जो टाइगर रिजर्व है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सातपुरा मैकाल रेंज में हमें देखने को मिलता है, 2 स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इसका नाम जो है वो आप ज़रूर बताइए। इन दी एंड, वीडियो के एंड में मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा। लेकिन आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, अभी ही इसकी इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो आइए यहाँ पर कुछ वोकैब जो है वो देख लेते हैं। तो आज हम और 4 वर्ड्स देखने वाले हैं। पहला है लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है पोटेंशियली एग्जिस्टिंग बट नॉट प्रेजेंटली एविडेंट और रियलाइज्ड। मतलब यहाँ पर पोटेंशियली काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्टेंट होती है, लेकिन वो प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो एविडेंट या फिर रियलाइज़ नहीं की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई लड़का है, किसी लड़की से प्यार करता है, तो एट प्रेजेंट अगर उसकी जो फीलिंग्स है वो रियलाइज़ नहीं की जा रही हो, लेकिन पोटेंशियल है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो है ना। तो इस तरीके से उसे कहते हैं लेटेंट। मतलब संभावित रूप से मान को लेकर वर्तमान में स्पष्ट या साकार नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम सेंटेंस में देखें किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली इन बोथ सेटिंग्स द स्किन अंडरगो द लेटेंट रेस्टिंग फेज बिफोर फॉसिल्स बिगिन टू ग्रो। तो यहाँ पर जो फॉलिकल्स है ये जब ग्रो होना शुरू होते हैं तो उसके पहले एक लेटेंट रेस्टिंग जो है उससे अंडरगो होती है स्किन। तो इस तरीके से हमें सेंटेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पर वर्ड आता है इंग्नियस। यहाँ पर होता है कि कोई एक इन्वेंटिवनेस या फिर स्किल जो है वो शो करना, मतलब आविष्कार या फिर कौशल जो है वो दिखाना। अब होता है ना कि जो टाइगर श्रॉफ है अपना कौशल दिखा रहा है, तो उस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओनर्स हु आर इंगेज आर लर्निंग हाउ टू सर्वाइव द पेंडेमिक। यहाँ पर क्या है, ओनर्स जो कि काफ़ी कौशल दिखा रहे हैं अपना, है ना, वो लर्न कर रहे हैं हाउ टू सर्वाइव द पेंडेमिक, होपफुली टू प्रॉस्पर इन द फ्यूचर। तो इस तरीके से हम ये जो वर्ड है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर डोसिर।
डोसेर मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पेपर जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है पर्टिकुलर पर्सन के बारे में लिखी हुई हो, है ना, जो पर्सन का रिकॉर्ड होता है। अब हम बोलते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे स्कूल में जो हमारा रिकॉर्ड होता है वो एक डोजर भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पर हिंदी में इसका मीनिंग जो है वो हम देख सकते हैं, ये हिंदी मीनिंग यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि देयर वर फ्रंट पेज स्कूप्स, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस, इवन सम सीक्रेट डॉक्यूमेंट, वी ऑल इंसिस्टेड ऑन कॉलिंग अ डोजर। अब यहाँ पर सुशांत सिंह का जो केस चल रहा है उसमें अगर कोई पर्टिकुलर उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसे हम डोजर कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वॉन्ट। वॉन्ट मतलब होता है शो ऑफ या फिर दिखावा। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे होता है ना कि शो ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि वॉट एवर हैपेंड टू प्रिंस चार्ल्स मच वॉन्टेड प्लान फॉर अ स्लिम्ड डाउन रॉयल फैमिली। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सेंटेंस जो है उसमें भी देखने को मिलता है। तो ये जो वर्ड्स है ये आप उसका सेंटेंस में कमेंट सेक्शन में लिखिए और आपके दिन भर में ये जो वर्ड्स है इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम पेपर पर आते हैं। यहाँ पर आप देखोगे हम जो एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं उसमें कावासाकी सिम्टम्स। तो कावासाकी क्या है, बाइक है या फिर कुछ बीमारी है, डिसीज़ है, इसके रिगार्डिंग हम जानने की कोशिश करेंगे। और कोविड सिम्टम्स किस तरीके से मैच होते हैं वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो बाकी के आर्टिकल्स है ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर डॉग की एज कितनी होती है, अब देखिए यहाँ पर एक जो रूल है वो लगाया जाता है, सिंपल रूल लगाया जाता है। मतलब जो भी डॉग की एज होगी, क्योंकि देखिए डॉग की एज वैसे कम होती है ह्यूमंस के कंपैरिजन में। ह्यूमंस ऑलमोस्ट देखा जाए तो 100 ईयर्स तक उनकी एज मानी जाती है। डॉग अगर आप देखोगे तो 15 साल या फिर 17 साल इस तरीके से मानी जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि डॉग की एज हुई कितनी है, क्योंकि अगर आप इंसान का बच्चा देखोगे 4 साल का तो वो काफ़ी छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू डॉग का बच्चा जो 4 साल का है। अब बच्चा नहीं हो तो डॉग पूरा विकसित हो जाता है। तो ऐसे सिनारियो में कैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि ह्यूमंस के कंपैरिजन डॉग कितना विकसित हो गया है या फिर डॉग की एज कितनी है। तो यहाँ पर एक फार्मूला, सिंपल फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है जो कि है मल्टीप्लाइड बाय 7। मतलब जितनी भी डॉग की एज है उसको मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दो, उतनी ह्यूमन के कंपैरिजन में उसकी एज रहेगी। फॉर से कि यहाँ पर अगर 4 साल का डॉग है तो मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दो, 7 4 28 होते हैं। तो मतलब ह्यूमंस के कंपैरिजन में उसकी एज जो है वो 28 है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक अलग सा भी फॉर्मूला यहाँ पर उन्होंने लगाया है, ग्राफ बनाया हुआ है। अब इस ग्राफ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से एकदम लीनियर नहीं होती है ऐसा बोला जा रहा है, एक ऐसा कर्व बनता है ऐसा वो बोल रहे हैं। तो ऐसे सिनारियो में जो 4 साल का है वो यहाँ पर 28 नहीं बल्कि वो होता है 52 साल के ह्यूमन के मुकाबले। तो इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है। अभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारा एग्जाम पर्सपेक्टिव नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम अच्छी तरीके देखेंगे। आइडियाज़ पेज अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आत्मनिर्भर इन एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भर उसकी बात की गई है। अब देखिए पहले भी हमने आर्टिकल देखे हुए हैं आत्मनिर्भर से रिलेटेड, और ये भी हमने देखा है आत्मनिर्भर बेसिकली है क्या। उसी के साथ ये आप देखोगे माओ कंट्रोवर्सी है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो सेम श्रिंकिंग यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर बोला गया है व्हेन बेल इज़ एक्सेप्शनल, तो इस तरीके से यहाँ पर बेल को एक्सेप्शनल के इसमें बोला गया है। अब देखिए पॉलिटी के जो लेक्चर्स है उसमें कई सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने वाले हैं। जो यूट्यूब है उस पर भी काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है जहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा जो जेल टर्म होती है, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है वो एक्चुअल में कितने साल की होती है ना। तो इस तरीके से हमें आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ न्यूज़ आर्टिकल भी है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो आईओसीज विंटर डीजल में हेल्प आर्मी राइड फ्रीजिंग ट्रेन। तो यहाँ पर जो ऑयल है मतलब किस तरीके से डीजल जो है वो काम करेगा ये यहाँ पर बात की जा रही है। दूसरा यहाँ पर है कि दिल्ली जो है वो SR लेवल टॉक, SR लेवल टॉक मतलब क्या है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं कि दोनों साइड से यहाँ पर जो लोग हैं वो दूर दूर चले जाए, है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहाँ से। तो ये भी हम देखेंगे। उसी के साथ यहाँ पर हो क्या रहा है, जो चाइना है वो नई टेरिटरी जो है भूटान की वो भी यहाँ पर क्लेम कर रहा है। मतलब चाइना जो है वो तो अब रुक ही नहीं रहा है। चाइना बोल रहा है कि भैया सापड़ सुपड़ धने का मान मतलब इस तरीके से क्या होता है कि जब मैं छोटा था उस टाइम पे एक कहावत थी इस तरीके की, अगर किसी की भी कोई चीज़ कोई गुम जाती है तो हम उसे सापड़ सुपड़ धने का माल, मतलब क्या है कि जिसको चीज़ मिल गई वो चीज़ उसकी हो गई इस तरीके से होता है बचपना। तो यहाँ पर ये चाइना उसी तरीके खेल खेल रहा है यार बचपनों वाला। मतलब ये चाइना जो है वो नई टेरिटरी क्लेम कर रहा है, ईस्टर्न बॉर्डर जो है भूटान की वहाँ पर ये क्लेम कर रहा है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। भूटान जो है ऑब्जेक्ट कर रहा है चाइनीज़ क्लेम को, लेकिन जो चाइना है वो तो बोल रहा है नहीं नहीं भैया तो हमारा ही है। तो इस तरीके से चाइना जो है हर तरह की टेरिटरी, रशियन टेरिटरी हो, भूटान की हो, नेपाल, हर टेरिटरी जो है वो अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। मतलब पूरा एशिया जो है वो एक ही बनाना चाह रहा है इस तरीके पर। उसको पता नहीं है कि उसका बाप अभी खड़ा है।
चलिए, तो यहाँ पर ये सारी न्यूज़ आर्टिकल से हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक हमें देखने को मिलता है। तो आइए पहला न्यूज़ आर्टिकल हम वही देखते हैं, लद्दाख स्टैंड ऑफ। लद्दाख में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अब देखिए मैप मैंने जानबूझकर इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि हमको पता ही है कि कहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर आपके लिए एक रफ डायग्राम जो है वो मैं बना देता हूँ, जिससे कि और अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर ये हो जाए। तो ये एक रफ डायग्राम है, यहाँ पर LAC आप समझ सकते हो, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो चल रहे हैं, है ना। गालवान वैली बोलिए, पैंगोंग सोलेक बोलिए, तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो चल रहे हैं। तो यहाँ पर लद्दाख जो स्टैंड ऑफ हुआ है 8 वीक्स इनटू बॉर्डर स्टैंड ऑफ। अब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन सेपरेटली अवेलेबल है यूट्यूब पर। तो अगर आप सर्च करोगे इंडिया चाइना बाय मयूर मोगरे तो आपको मिल जाएगा। न्यू दिल्ली जो है यहाँ पर एक्टिवेटिंग स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म बाउंड्री टॉक के लिए लाने की कोशिश कर रही है। इसमें क्या होता है, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स है वो यहाँ पर आते हैं और दोनों बातें करते हैं और वहाँ पर निगोसिएशंस होते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग वो बात करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है अजीत डोवाल, ये यहाँ पर बात कर सकते हैं टू हिज काउंटर पार्ट्स। अब चाइना का स्टेट काउंसिलर और फॉरेन मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर आ सकता है। सोल ऑब्जेक्टिव रहेगा डी एस्केलेशन का या फिर डिफ्यूजिंग द सिचुएशन जो यहाँ पर अराइज हो रही है उसे डिफ्यूज़ करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। अब ये कब आएगा, अमिड टेंटेटिव साइंस, है ना, जो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, फ्रिक्शन पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और इसके बाद हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो मैन पावर यहाँ पर खड़ी की गई है, क्योंकि अगर आप देखोगे हमने कल भी कवर किया था कि जो इंडिया है उसकी तरफ से काफ़ी सारे जो इक्विपमेंट्स है, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है या फिर जो मैन पावर है वो यहाँ पर भेजी गई है LAC के वहाँ पर। तो ये क्या होगा कि मैन पावर जो उसे विड्रॉ कर लेना दोनों साइड से, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर एविडेंस है कि सम विड्रॉवल ऑफ मैन पावर एंड डिसमेंटलिंग ऑफ स्ट्रक्चर गालवान एरिया में देखने को मिला है। तो ये एक टूल किट है न्यू दिल्ली का कि यहाँ पर हायर लेवल जो है वहाँ तक जा सके और जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसे रिजॉल्व किया जा सके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडिया के केस में तो जयशंकर और डोवाल सेम लेवल पर है, दोनों भी यहाँ पर कैबिनेट रैंक पर है। और चाइनीज़ साइड में अगर डिफरेंस हम देखें तो किस तरीके का है, जो फॉरेन मिनिस्टर है और स्टेट काउंसिलर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सेम पर्सन है सिंस 2018। तो यहाँ पर क्या हुआ था, हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिले थे, डोकलाम इशू भी हमें देखने को मिला, ये सारे इश्यूज जो देखने को मिले। तो यहाँ पर चाइना की तरफ से जो है हमें एक इंसान देखने को मिल रहा है सिंस 2018। अब यहाँ पर आप देखोगे इंडिया की तरफ से तो अजीत डोवाल जो है वो वहाँ पर जा सकते हैं और वो वहाँ पर टैकलिंग जो है वो करेंगे। दोनों स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है हैड अग्रीड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरियाज फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बायोलैटरल रिलेशंस, है ना। यहाँ पर क्या है कि बायोलैटरल रिलेशन जो है उसमें यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए जो पीस है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर जो वॉर है, जो वॉर फुल फोर्स वॉर है उसकी समस्याएं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं, फ्रॉम प्लेट टू प्लग एज आत्मनिर्भर एग्रीकल्चर। आत्मनिर्भर एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। अब यहाँ पर देखोगे अगर आप तो एग्रीकल्चर, यहाँ पर हम एक पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। आत्मनिर्भर जो है बात की जा रही है सभी पर्सपेक्टिव में। और आत्मनिर्भर का मतलब क्या है कि आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि हम यहाँ पर सारी बाकी चीज़ों को बैन कर देंगे और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट जो है उसे मैन्युफैक्चर करेंगे। जी नहीं, ये आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर मतलब है कि यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं वो तो हम लेंगे ही, लेकिन यहाँ पर वोकल हो जाएंगे लोकल के लिए, मतलब लोकल जो उसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। मतलब कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके सब्स्टिट्यूट इंडियन प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है तो वो हमको परचेस करना ही पड़ेगा, उसमें हम कोई शंका रखते नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो हम यहाँ पर हमारे लोकल प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा वोकल हो जाएंगे, जिससे कि उसकी डिमांड जो है यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये है आत्मनिर्भर बेसिकली। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 59 चाइनीज़ ऐप जो है वो बैन किए गए हैं। मतलब आप देखोगे तो सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर, जो एक मुहिम यहाँ पर शुरू की गई थी एक इंसान के द्वारा, अब ये इंडिया में तो स्प्रेड हो ही रही है, बाकी पूरे वर्ल्ड में भी स्प्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे अगर हम देखें तो ये जो ऐप है ये बैन किए गए हैं, है ना। अब यहाँ पर इट हैज स्टेप्ड अप एफर्ट्स टू चेक इंपोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना, ये भी यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर कौन बनेगा IAS सीरीज़ जो है, कौन बनेगा IAS के MCQs में मैंने आपसे कवर किया था
कि यहाँ पर क्या हुआ है, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो रेस कर दी गई है ना। अब उससे क्या होगा, बट ऑब्वियसली कि जो प्रोडक्ट्स है, जो चाइना के प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। और हमने एडिटोरियल ये भी डिस्कस किया था कि अगर चाइनीज़ के प्रोडक्ट जो है वो महंगे होते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वजह से, ओवरऑल यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे महंगे हो सकते हैं और फिर हमारे एक्सपोर्ट करने में भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स महंगे होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है बैक टू प्रोटेक्शनिज्म। मतलब जब हम यहाँ पर 1960s के कार्यकाल में थे, है ना, तो उस टाइम पर भी हम प्रोटेक्शनिज्म अपना रहे थे। अगर आप देखोगे सब कुछ यहाँ पर जो सरकार है उनके हाथ में था। प्राइवेटाइजेशन जो है प्राइवेट लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया था। 1991 में जाकर हमने प्राइवेटाइजेशन जो है उसको यहाँ पर इंक्लूड किया। एलपीजी रिफॉर्म हम लेकर आए, क्या लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है ना, मेरे लिक्विफाइड पेट्रोलियम वही आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सेम वही चीज़ हमें अभी भी देखने को मिल रही है कि प्रोटेक्शनिज्म अभी भी हो रहा है। लेकिन उस दौरान और अभी का जो काल है इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है बहुत ज़्यादा उसकी अवेलेबिलिटी है। अब ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि क्यों हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर्स है, फॉरेन करेंसी होती है, गोल्ड, तो इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अब आप मुझे इसके कारण बताइए। हमने प्रोमिनेंटली 2 कारण जो है वो डिस्कस किए थे, दोनों कारण आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये आपके लिए एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोर देन $500 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चला गया है। अब यहाँ पर इवन इफ द कंट्री हैज़ टू बाय 20 मेट्रिक टन ऑफ व्हीट, है ना, अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो चीज़ें हैं वो आ सकती है। मतलब आत्मनिर्भर के तौर पर अगर देखा जाए तो हम पूरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर लगा दें तो एग्रीकल्चर मार्केट में अगर देखें तो हम पूरा जो मार्केट है वो पूरा फ्लडिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट से, इतना ज़्यादा हमारे पास है ना। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कौन कौन से हैं। मार्केट साइज आप देखिए यहाँ पर, है ना, उसी के साथ यहाँ पर सेक्टर कंपोजिशन आप देख सकते हो किस तरीके का है। यहाँ पर की ट्रेंड आप देख सकते हो और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है एग्रीकल्चर अलाइड इंडस्ट्रीज़ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना, पीएम किसान स्कीम। तो इस तरीके से जो फार्मर है, एग्रीकल्चर है ना, अलाइड इंडस्ट्रीज़ है, उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पर लिए गए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि इकोनॉमिक सर्वे से है, जिसमें यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी आपके साथ खेल सकती है। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे यहाँ पर अगर आप देखो तो जो ट्रेंड है वो नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखें तो ट्रेंड जो है एग्रीकल्चर का वो नीचे आता हुआ दिखाई दिया है, मगर जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है। तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि हम ये कंसिडर करते हैं कि हाँ एग्रीकल्चर ये सेक्टर अगर नीचे आ रहा है तो बट ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन भी कम आया होगा, ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है। नहीं, ग्रेन्स का प्रोडक्शन जो है वो अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे क्या इंडिया नेट एक्सपोर्टर है या नेट इंपोर्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और आपको एग्जाम में भी ये सीधा सेंटेंस दिया जा सकता है कि इंडिया जो है वो नेट एक्सपोर्टर है या इंडिया जो है वो नेट इंपोर्टर है, ऐसा सीधा आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब स्टैटिस्टिक अगर हम देखें तो डेफिनेटली नेट एक्सपोर्टर है। नेट एक्सपोर्टर का मतलब क्या है कि सिर्फ हम एक्सपोर्ट ही करते हैं, इंपोर्ट कर नहीं करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, इसमें नेट आ रहा है ना। नेट का मतलब क्या होता है कि फॉर से कि अगर हम यहाँ पर 100 रुपये का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 50 रुपये का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, हम ज़्यादा क्या कर रहे हैं, ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितने का, +50 एक्सपोर्ट हो रहा है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे नेट एक्सपोर्टर है कितने के, 50 के। वही अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं 50 के और इंपोर्ट करते हैं 100 के, तो ऐसे सिनारियो में हम नेट इंपोर्टर बन जाएंगे ऑफ 50, ठीक है। तो यहाँ पर नेट एक्सपोर्टर जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपको ऐसा बोला जाए तो हम नेट एक्सपोर्टर है, ओके। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्टिंग मोर वेयर वी हैव कॉम्पिटिटिव एज एंड इम्पोर्टिंग वेयर वी हैव लैक कॉम्पिटिटिवनेस। मतलब इसमें बेसिकली बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि हमारा जहाँ कॉम्पिटिटिव एज है, मतलब अगर हम व्हीट बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं और व्हीट में हमारा एक कॉम्पिटिटिव एज है कि हमारा कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं है, तो खुलकर उसको एक्सपोर्ट करो और उन चीज़ों को इंपोर्ट करो जिसमें हम कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो लैक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पल्सेस है, मिलेट्स है, अगर वो हम अच्छे तरीके से यहाँ पर नहीं बना पा रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें हम इंपोर्ट करेंगे जहाँ पर हम ये नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर आप देखोगे राइस एंड शुगर कल्टीवेशन जो है क्वाइट सब्सिडाइज थ्रू
फ्री पावर, हाईली सब्सिडाइज फर्टिलाइजर, स्पेशली यूरिया, ये हमें देखने को मिलता है ना। मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है राइस में या फिर शुगर कल्टीवेशन में। टुगेदर पावर और फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो 10 to 15% जो वैल्यू है राइस और शुगर प्रोड्यूस जो किया जाता है पर हेक्टर बेसिस पर, तो 10 to 15% हमें देखने को मिलती है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज़ लीडिंग टू वर्चुअल एक्सपोर्ट ऑफ वाटर, एज 1 किलोग्राम ऑफ राइस इक्वल्स टू इतना लीटर ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड 1 kg ऑफ शुगर कंज्यूम्स अबाउट 2000 लीटर्स ऑफ वाटर। इतना यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे सेंस में अगर हम देखें तो दो क्रॉप जो है वो लीडिंग टू द फास्टर डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। समझ रहा है आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि राइस बोलिए या शुगर केन बोलिए, दोनों को भी बहुत ज़्यादा पानी लगता है। अब दोनों को इतना ज़्यादा पानी लगने की वजह से क्या है कि ठीक है हम यहाँ पर बहुत अच्छा ही इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये दो क्रॉप जो है इसकी वजह से फास्टर डिप्लीशन जो है ग्राउंड वाटर का वो भी हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए क्वाइट बिट ऑफ रिवेल्ड कंपेरेटिव एडवांटेज राइस एंड शुगर हिडन इन इनपुट सब्सिडीज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमें एक जो एडवांटेज देखने को मिल रहा है ना, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो देखने को मिल रहा है, ये दो इसमें इसके पीछे जो इनपुट सब्सिडी है वो भी छुपी हुई है कि भैया इनपुट सब्सिडी वहाँ पर मिल रही है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो यहाँ पर डिप्लीट हो रहा है ना। और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो स्केयर वाटर, कम यहाँ पर पानी की समस्या ऑलरेडी चल रही है, हायर इनफिशिएंट जो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और इसीलिए क्या होता है कि एनवायरनमेंट का काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन जो हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी समस्या यहाँ पर आ सकती है। मतलब यहाँ पर हम लीडिंग एक्सपोर्टर बन रहे हैं राइस शुगर केन में, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द कॉस्ट ऑफ व्हाट, ऑन द कॉस्ट ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। अब यहाँ पर हम ये जो सिमिलर इंसेंटिव्स है ये यहाँ पर हाई वैल्यू एग्री प्रोड्यूस जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, स्पाइस हो गए, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कॉटन हो गया, तो इनको क्यों नहीं देते हैं जैसा हम राइस और शुगर को दे रहे हैं? क्योंकि इन्हें हम जब सब्सिडी दे रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर दूसरी चीज़ों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो हम बाकी चीज़ों में यहाँ पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑन दी एग्री इंपोर्ट फ्रंट बिगेस्ट आइटम जो है वो कौन सा है? एडिबल ऑयल। अब यहाँ पर जो हम इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं उसमें एडिबल ऑयल आता है जो $10 बिलियन का हमें देखने को मिलता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है वेयर देयर इज ए नीड टू क्रिएट आत्मनिर्भरता। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर बाकी इस पर तो हम सक्षम है ही भैया, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें आत्मनिर्भर बनने की ज़्यादा हमें पास अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर क्या है? हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो वी शुड नॉट लेवी हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, हमने हाई इंपोर्ट ड्यूटी लेवी नहीं करना चाहिए, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है क्रिएट करना चाहिए प्रोडक्टिविटी और रिकवरी कॉस्ट जो है ऑफ ऑयल सीड्स, है ना। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो एग्री एक्सपोर्ट किस तरीके का है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है एग्री इंपोर्ट। तो आप देख सकते हैं एग्री एक्सपोर्ट जो हमारा बट ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए हम नेट एक्सपोर्टर बनते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस केस में हमें आत्मनिर्भर जो है वो बनना पड़ेगा, और वहाँ पर हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज जो है वो मिल जाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रोटेक्शनिज्म, अब यहाँ पर कुछ स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड चीज़ें आती है। अगर आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा प्रोटेक्शनिज्म, ये काफ़ी न्यूज़ में चल रही है क्योंकि आत्मनिर्भर के बाद ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हो जाता है। तो आत्मनिर्भर ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो अलग अलग आपको सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे, तो इसीलिए आपको इसके रिगार्डिंग पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोटेक्शनिज्म ये पॉलिसी है ऑफ प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अगेंस्ट द फॉरेन कॉम्पिटिशन बाय मीन्स ऑफ टैरिफ, सब्सिडी, इम्पोर्ट कोटाज, इसके थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हो रहा है कि अमेरिका में H1B वीज़ा का हमने देखा था, है ना। H1B वीज़ा जो है उसको यहाँ पर बैन कर दिया है, उसको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मतलब क्या है कि बाहर के लोगों को यहाँ पर आने नहीं देना है और जो अमेरिकन्स हैं उनको ही यहाँ पर जॉब्स प्रोवाइड करनी है। तो ये भी एक टाइप ऑफ प्रोटेक्शनिज्म है। और दूसरा क्या हो सकता है कि भैया हमारे जो प्रोडक्ट्स है, हमारे इंडिया में अगर कोई मोबाइल फ़ोन है, अगर इसको यहाँ पर सक्षम बनाना है तो यहाँ पर हम प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाएंगे। मतलब चाइना से जो भी मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं उस पर हायर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। मतलब ये जो मोबाइल फ़ोन है ये जो पहले 100 रुपये का था अब ये हो जाएगा 1 लाख रुपए का। कोई खरीदेगा कि 1 लाख का? नहीं, यहाँ पर जो है 2000 रुपये का फ़ोन यही खरीदेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी हमें इस तरीके से देखने को मिलती है। या फिर सब्सिडी प्रोवाइड कर दो, ये फ़ोन 1000 रुपये का हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये मोबाइल फ़ोन 2000 का हो रहा है इंडिया में, लेकिन सब्सिडी प्रोवाइड कर दो कि भैया ये 100 रुपये में बेच पाए, तो लोग ये 100 रुपये का मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाई जाती है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो है इंप्लीमेंट की जाती है बहुत सारी कंट्रीज़ में, ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांटेज इंडिया, रीबूस्ट डिमांड, लार्ज पॉपुलेशन, राइजिंग अर्बन रूरल इनकम हो रही है जिसकी वजह से डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। फिर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, डिमांड जो एग्रीकल्चर इनपुट में, अलाइड सर्विसेज में, है ना, तो इससे क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है लोगों के पास। उसी के साथ साथ पॉलिसी यहाँ पर, है ना, जो अलग अलग पॉलिसीज़ लाई गई गवर्नमेंट की तरफ से वो भी यहाँ पर सपोर्ट करती है। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, हायर प्रोपोर्शन एग्रीकल्चर लैंड है, तो इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एक एडवांटेज मिल जाता है। तो इंडिया के लिए कौन कौन सा एडवांटेज है ये भी आपको पूछा जा सकता है, डायरेक्टली सवाल आ सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी कॉल्ड आत्मनिर्भर, ऐसा बोल सकते हैं कि आत्मनिर्भर जो है उसके तहत कौन कौन से यहाँ पर एडवांटेज मिल सकते हैं। तो ये एडवांटेज आपको पता रहना चाहिए, ये एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको पूरा सिनारियो समझ में आ गया है। चलिए अब आगे के आर्टिकल पर जाते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कोविड क्राइसिस, इसने शोकेस किया है रेजिलियंस और इनोवेशन एजुकेशन सिस्टम में। अब यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम की। अब यहाँ पर आप देखिए स्कीम जो है, इसमें क्या बोला गया है स्कीम में, टू कंस्ट्रक्ट मोर देन 400 न्यू एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए बाय 2022, है ना, ये हमें देखने को मिल रहा है। एकलव्य मॉडल, ये आपको पता रहना चाहिए, रेसिडेंशियल स्कूल्स है और ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए बाय 2022 तक। फोकस जो है वो गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन पर ज़्यादा रहा है। उसी के साथ साथ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए रहा है, जो टीचर ट्रेनिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए रहा है ना। ये कुछ फीचर्स है जो गवर्नमेंट ने अब तक लिए हैं। गवर्नमेंट ने युक्ति वेब पोर्टल जो है इसे भी इनिशिएट किया। आरोग्य सेतु ऐप अवेलेबल करा दिया फॉर फ्री एंड नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन एम्स टू बूस्ट लिटरेसी। बेसिकली युक्ति क्या है कि यहाँ पर आपको, मतलब ये क्या है, ये जो हुआ था, है ना, मतलब जो भी यहाँ पर कोविड की वजह से चीज़ें हो रही है, तो इसके तहत यहाँ पर युक्ति वेब पोर्टल जो है उसे यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि सब यहाँ पर देख सकते हैं, जो ऑनलाइन लेक्चर्स है वो यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। नेशनल करिकुलम और पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क और भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन, ये यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर अगर नॉलेज देखा जाए तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मिनिस्टर एक्सपीरियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, इसने यहाँ पर जो मतलब एक प्रोडक्शन है स्टूडेंट्स का, वो यहाँ पर एक अच्छे तरीके से लेकर आ गए हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट को भी पता चल गया है कि भैया ऑनलाइन इसमें ज़्यादा स्कोप अभी देखने को मिल रहा है, ऑफलाइन इसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स है। लेकिन देखिए इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। अभी यहाँ पर इस आर्टिकल में सिर्फ एडवांटेजेस दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखे हैं उन्हें भी मैं आपके सामने रखूँगा, खासकर जो स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए मतलब उनके लिए नहीं, उनके पर्सपेक्टिव में कौन कौन से डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का ई विद्या स्कीम जो है ये यहाँ पर स्ट्रेंथन करता है सेवरल डिस्टेंस एजुकेशनल प्रोजेक्ट को, डिजिटल ऑनलाइन मास मीडिया, है ना, 25 करोड़ स्कूल चिल्ड्रंस को बेनिफिट दे सकता है। उसी के साथ साथ डिफरेंटली एबल्ड अगर देखा जाए तो उनके लिए भी देखने को मिलता है डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये देखिए ये एक एक चीज़ है, ये किससे रिलेटेड है ये आपको पूछा जा सकता है। सीधा आपको आएगा कि DAISY ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे PM ई विद्या प्रोग्राम मल्टी मोड एक्सेस है टू डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन लॉन्च किया जा रहा है इमीडिएट बेसिस पर। इसमें दीक्षा, जिसमें स्कूल एजुकेशन जो है स्टेट ई कंटेंट QR कोड, यहाँ पर टेक्स्ट बुक देखने को मिलेंगे। उसी के साथ 1 एनमार्क TV चैनल पर क्लास फ्रॉम 1 to 12, ठीक है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और पॉडकास्ट, स्पेशल ई कंटेंट जो है विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए। और टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ जो है परमिट किए जाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करना। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर आप एजुकेशन फील्ड का अगर देखो तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट साइज़, देखिए आप एजुकेशन का मार्केट साइज़ देखिए, ग्लोबल रैंकिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। उसी के साथ सेक्टर जो कंपोजिशंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, प्री स्कूल मार्केट, है ना, उसी के हायर एजुकेशन आप देखिए, प्राइवेट एजुकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। मतलब प्राइवेट कोचिंग सेक्टर जो है वो इतना करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ की ट्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है, स्किल इंडिया है, प्रधानमंत्री युवा योजना है, तो इस तरीके की अलग अलग चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इन लाइन विद द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, गवर्नमेंट जो उन्होंने ट्राई किया है, उन्होंने कोशिश की है कि यहाँ पर इक्वली इंपॉर्टेंट इशू ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो भी यहाँ पर इशू की मतलब ये एड्रेस किया जाए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एडवांटेजेस तो है ही, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज ये भी है कि जैसे कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो यहाँ पर सोशली एक्टिव होना चाहिए।
नहीं तो फिर मतलब नहीं है। स्कूल अगर आप देखो तो वहाँ पर अगर आप स्कूल के बच्चों को घर पर ही बिठाकर अगर आप पढ़ाना शुरू कर दो, वो अगर स्कूल में आए ही ना, तो फिर यहाँ पर वो सोशली एक्टिव नहीं बन पाएंगे। उसी के साथ साथ क्या होता है कि वो जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स बेसिकली काम पर कैसे जाते हैं, मोस्ट ऑफ दी अगर जगह देखा जाए, पेरेंट जो है वो काम पर जाते हैं जब उनके बच्चे स्कूल्स में जाते हैं। स्कूल में गए, फिर उसके बाद वो अपने काम पर जाते हैं, फिर उसके बाद जब बच्चे घर पर रहते हैं तो उनको भी घर पर रहना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर जो स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे तो उनको भी यहाँ पर घर पर रहना पड़ेगा। तो बहुत सारी जो मतलब पेरेंट, जो दोनों पेरेंट काम पर जा रहे हैं, तो उसमें से एक को अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, उतना इकोनॉमी को लॉस होगा। ये कुछ डिसएडवांटेज जो हमने डिस्कस किए थे पुराने लेक्चर्स में। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर साइकोलॉजिकल हेल्थ आती है। अभी आप रिसेंट टाइम्स में देखोगे तो जो कोविड है उसकी वजह से, जो लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया उसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसके काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो अराइज हुए हैं। अब इसमें एक मनोदर्पण ये हमें देखने को मिलता है प्रोग्राम, जिसमें बोथ पेरेंट और स्टूडेंट जो है एट द टाइम व्हेन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस और स्ट्रेस जो यहाँ पर रेज होता है, उसके लिए यहाँ पर इशू जो है एड्रेस किए जाए। यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्री ऑनलाइन ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज वेरियस फॉरेन लैंग्वेजेस में उन्हें डेवलप किया है फॉर दोज इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेजेस। इंग्लिश प्रो फ्री मोबाइल ऐप है, यहाँ पर रेडी टू लॉन्च है फॉर हेल्प दोज अराउंड क्लास 10th लेवल, जिसमें उनको इंग्लिश जो है अपने प्रोनाउंसिएशन जो है वो यहाँ पर इम्प्रूव करना हो। उसी के साथ साथ स्टेपिंग बियॉन्ड एकेडमिक्स, हमारे जो एकेडमिक्स है उसके बियॉन्ड अगर स्टेप करना है, इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर फंड क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके की अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो कोविड है उसकी वजह से जो एजुकेशनल सेक्टर से उसमें बहुत बड़ा रिफॉर्म हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और एक अलग पर्सपेक्टिव से जो एक पुरानी परंपरा शुरू थी, पुरानी प्रथा शुरू थी, तो एक न्यू इनोवेटिव मॉडर्न तरीके से इसके बारे में सोचने का, अप्रोच करने का हमें एक मौका दिया है। तो आइए नेक्स्ट आर्टिकल पर यहाँ पर हम आते हैं। तो कोविड्स कावासाकी सिम्टम्स, अब यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया और एल्सवेयर नया इलनेस विद सम सिम्टम्स कॉमन विद द रेयर कावासाकी डिसीज़ जो चिल्ड्रन को अफेक्ट कर रहा है विद कोविड-19। तो यहाँ पर हमें उसके रिगार्डिंग जानना बहुत ज़रूरी है। अराउंड दी वर्ल्ड अगर देखा जाए तो रिसेंटली हमें चिल्ड्रन विद कोविड-19 इन्फेक्शन, उनमें कुछ सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं जो कि सिमिलर है रेयर इलनेस जो कावासाकी डिसीज़ है उसकी तरह, जैसे कि रैशेस, इन्फ्लेमेशन, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर अदर सिम्टम्स ऑफ कावासाकी डिसीज़ जो कि यहाँ पर अब्सेंट है। इनफैक्ट ऐसे सिम्टम्स जो कि शो करते हैं चिल्ड्रन में जो नेगेटिव कोविड टेस्ट हुए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें आप कावासाकी डिसीज़ जो है उसके रिगार्डिंग भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कावासाकी डिसीज़ क्या है। ये चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, जो बच्चे होते हैं उनको अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स में हमें देखने को मिलता है रेड आइज, रैशेस या फिर स्वोलन टंग, जो टंग है हमारी वो स्वोलन होती है। उसी के साथ साथ जो लिप्स है वो भी ज़्यादा रेडन हो जाते हैं, और स्ट्रॉबेरी टंग जो है ये भी कहा जाता है। और उसी के साथ साथ इन्फ्लेम्ड बॉडी वेन सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलती है ऑल ओवर दी बॉडी, और कांस्टेंट हाई फीवर जो एटलीस्ट 5 डेज तक हमें देखने को मिलता है। और ये जो डिसीज़ है ये कोरोनरी फंक्शन जो होता है इन दी हार्ट उसे भी यहाँ पर अफेक्ट करता है। तो ये कावासाकी डिसीज़ हो गया। देखिए कोई भी डिसीज़ जो है वो आपको सीधा एग्जाम में आता है कि इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही स्टेटमेंट बताइए, गलत स्टेटमेंट बताइए। तो इसीलिए आपको पता रहना चाहिए कौन बनेगा इस सीरीज़ में, ये सारी चीज़ें जो है कवर होगी ही। अब यहाँ पर लिंक क्या है कोविड-19 के साथ, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चिल्ड्रन जो कोविड-19 से रिलेटेड है आर मोस्टली असिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोविड-19 जो है उसमें 3 तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। एक तो हमें देखने को मिलता है असिम्टोमेटिक, दूसरा होता है प्री सिम्टोमेटिक, और तीसरा होता है सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक मतलब क्या है, जिनको पूरे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। प्री सिम्टोमेटिक मतलब क्या है, सिम्टम्स आने के पहले, मतलब अब तक सिम्टम्स आए नहीं है लेकिन आने वाले हैं। असिम्टोमेटिक मतलब क्या है कि सिम्टम्स जो है वो आते ही नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है 80% ऑफ द केसेस जो है वो हमें असिम्टोमेटिक देखने को मिल रहे हैं, मतलब सिम्टम्स जो है लोगों में दिखे ही नहीं है लेकिन वो कैरियर रहते हैं। तो ऐसे सिनारियों में मोस्टली असिम्टोमेटिक जो है उनमें हमें यहाँ पर जो माइल्ड सिम्टम्स डेवलप कर रहे हैं तो उनमें यहाँ पर कुछ कनेक्शन लिंक जो है वो देखने को मिल रहा है। इट हैज़ बिन रेयर केस चिल्ड्रन जो है कोविड-19 उन्होंने कुछ सिम्टम्स शो किए हैं कावासाकी डिसीज़ के जैसे भी। मतलब यहाँ पर क्या है 2 से 3 वीक जब हो जाते हैं कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होकर, उसके बाद यहाँ पर कावासाकी जो डिसीजेस है जो यहाँ पर हमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ये सिम्टम्स उनमें इमर्ज हो रहे हैं। इंडिया में भी हमें कुछ देखने को मिल रहे हैं कुछ ऐसे केसेस जहाँ पर जो सिम्टम्स है कावासाकी डिसीज से रिलेटेड वो देखने को मिल रहे हैं।
बट विथ सम डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंस भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सिम्टम्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखो 2 ऑफ द केसेस हाई फीवर और रैशेस हमें देखने को मिले हैं। 4 चिल्ड्रन को रैशेस है, इन्फ्लेमेशन है एंटायर बॉडी वेसल सिस्टम में। उसी के साथ साथ यहाँ पर एंटायरली अगर हम देखें तो कावासाकी डिसीज डेफिनेशन में फिट नहीं होते हैं, और कावासाकी जो है उसमें अगर आप देखो तो कोरोनरी चेंजेस जो है वो भी इन्वॉल्व रहते हैं, है ना। ये हमें यहाँ पर जो सिम्टम्स है उसमें दिखाई नहीं दिए हैं। तो क्या यहाँ पर एग्जैक्टली कावासाकी नहीं है? रॉयल चैलेंज ऑफ पेडिट्रिशियन जो है एंड चाइल्ड हेल्थ मतलब RCPCH, तो इन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है कि ये जो सिंड्रोम है ये यहाँ पर शेयर करता है सिम्टम्स विद अदर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स इन चिल्ड्रन, जैसे कि कावासाकी डिसीज़ हो गया। अलग अलग जो डिसीजेस है, अलग अलग जो सिंड्रोम है ना, बैक्टीरियल सेप्सिस, तो ये जो अलग अलग डिसीजेस है ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ फ्यू थिंग्स यहाँ पर क्लियर है कि ये देखा जा रहा है पेशेंट्स में जो 19 ईयर से कम है कि इन्फ्लेमेशन, एब्डोमिनल पेन, डायरिया ये कॉमन है। हार्ट अटैक और सेप्टिक शॉक जो है ये भी यहाँ पर हो सकते हैं, तो ये भी चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और हाल ही में ये न्यूज़ जो है वो निकल कर आई कि कुछ साइंटिस्ट जो है उन्होंने WHO को कहा है कि जो कोरोना वायरस है ये यहाँ पर एयरबोर्न डिसीज़ है। क्या है कि यहाँ पर कोरोना वायरस के जो वायरसेस है ये स्मॉल पार्टिकल्स एयर में वो लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अच्छा अपने कपड़े झटक लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन भैया एयर में भी वो यहाँ पर रह रहे हैं और एयर से भी वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, दूसरे लोगों तक फैल सकते हैं। और इसीलिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा है WHO को कि आप अपने जो भी गाइडलाइंस है वो यहाँ पर रिकमेंडेशन जो है उसे रिवाइज कर लीजिए। इस पर भी चर्चा होगी, अगर वो एयरबॉर्न है तो और गाइडलाइन चेंज करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। खैर यहाँ पर अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर ट्रीटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पर जो मतलब बच्चों को दिए जाते हैं स्टीरॉइड्स पर, और जिससे कि जो इन्फ्लेमेशन है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाए, है ना। डोसेज जो है 10 टाइम्स हायर है देन यूजुअल। तो इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बेसिकली एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो कावासाकी डिसीज़ है ये वाली जो स्लाइड है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि विंटर डीजल जो है किस तरीके से इंडियन आर्मी को लद्दाख में हेल्प करेगा। इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वो विंटर डीजल का इस्तेमाल करने वाले हैं हायर एल्टीट्यूड, जैसे कि लद्दाख का जो हायर एल्टीट्यूड है जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, एक्सट्रीमली लो होता है, तो वहाँ पर विंटर डीजल जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब स्टेट ओन्ड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है कंट्री में, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस आर्म फोर्सेस को कि यहाँ पर विंटर डीजल जो है वो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, यूजेबल है एट द टेम्परेचर एज लो एज -30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि भैया यहाँ पर विंटर डीजल का मतलब क्या है। आपको यहाँ पर लगेगा कि वो डीजल वो वाला जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस वाला, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है और लाइटर नोट। तो यहाँ पर विंटर डीजल आपको पता नहीं है मतलब ठंडी में भी गर्मी का एहसास, तो इस तरीके से -30 डिग्री सेल्सियस जो है उस पर भी ये डीजल काम करता है। अब विंटर डीजल क्या है, तो ये देखिए सीधा आपको स्टेटमेंट इसमें से कोई भी बोला जाएगा और आपको सीधा यहाँ पर लिखना पड़ेगा वो का वो। विंटर डीजल ये स्पेशलाइज्ड फ्यूल है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया है IOCL के द्वारा लास्ट ईयर स्पेसिफिकली हायर एल्टीट्यूड रीजन के लिए और लो टेम्परेचर रीजन्स के लिए, जैसे कि लद्दाख, है ना। ऑर्डिनरी डीजल जो है वो अनयूजेबल हो जाता है, ऐसे इतने कम टेम्परेचर के लिए जो हमारा नॉर्मल डीजल है वो अनयूजेबल हो जाता है। अब ये एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विंटर डीजल जो है इसमें कुछ एडिटिव्स हमें देखने को मिलते हैं कि लोअर विस्कोसिटी यहाँ पर मेंटेन रहे। अब यहाँ पर आपको बोला जा सकता है कि हायर विस्कोसिटी मेंटेन रहे। विस्कस मतलब क्या होता है, गाढ़ा, हायर विस्कोसिटी मतलब ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, है ना, वो पतला रहना चाहिए। इसलिए पतले के लिए क्या है, लोअर विस्कोसिटी, वो टेम्परेचर कम टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस में भी इस्तेमाल हो सके, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी हायर केटेन रेटिंग रहती है। तो देखिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो लोअर विस्कोसिटी, दूसरा हायर केटेन रेटिंग यहाँ पर रहता है। लोअर विस्कोसिटी रहती है, हायर केटेन रेटिंग रहती है। ये इंडिकेटर है ऑफ कंबशन स्पीड ऑफ द डीजल और कॉम्प्रेशन जो इग्निशन के लिए ज़रूरी होता है। एंड लोअर सल्फर कंटेंट, तो ये तीन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोअर विस्कोसिटी, हायर केटेन रेटिंग और लोअर सल्फर कंटेंट, ये तीनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधी आपको एग्जाम में आ सकती है विंटर डीजल के बारे में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लीजिए यहाँ पर। ये यहाँ पर लोअर डिपॉजिट जो इंजन में और बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ के लिए सिर्फ ये 3 पॉइंट्स के लिए मैंने वाला आर्टिकल इंक्लूड किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
यहाँ पर ग्लांस में अगर देखें तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस ये अभी न्यूज़ में आया था, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये आपके सामने हाजिर है कि ये जो है ये अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड और यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एसोसिएट विद डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये इंश्योर करता है डॉक्यूमेंटेशन, कोडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें भी ये प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखें तो हमें ये जो एरिया है ये है पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये है पेंच टाइगर रिजर्व। तो जिन्होंने भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखी है बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखी है कोई बात नहीं, आगे कोशिश करते रहिए, इसके रिगार्डिंग सर्च कीजिए, फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए जैसा भी आपको ठीक लगे, लेकिन पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए क्योंकि ये आप ही के लिए है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है, और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए आपके लिए इतनी मेहनत करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूरा एग्जाम पर्सपेक्टिव से ला रहा हूँ, तो मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप भी यहाँ पर बस आपको करना क्या, शेयर करना है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।